ठीक है, तो आज हम अपना इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इकोनॉमी जैसे जब पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कुछ शब्दावलियाँ देखेंगे। ठीक है, मैं शब्दावलियाँ क्या क्या देखने वाले हैं पहले ये मैं बोल देता हूँ। कुछ शब्द हैं, आप सुनते जाइए, 8 शब्द हैं, उसका बाद में डिटेल में बताऊंगा, फिर लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई, करेंसी का कैसे जन्म हुआ, करेंसी कैसे बनी, और पेपर करेंसी के बारे में बताई, प्लास्टिक करेंसी और ई करेंसी बताई थी मैंने, यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बताई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे कि सेक्टर्स हैं, जो अपनी पूरी इकोनॉमिक्स है उसे कुछ भागों में बांटा हुआ है अलग अलग तरीके से। तो उन सेक्टर्स को देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी द्वितीयक क्या होते हैं, वो पूरा पूरा देखेंगे। तो फिर पहले सबसे पहले 8-9 टर्मिनोलॉजी है बोल देता हूँ और समझ लेते हैं। पहला शब्द प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा टर्मिनोलॉजी है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, चौथा है ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित क्षेत्र, पांचवा है अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित क्षेत्र, छठवां है पब्लिक सेक्टर, सातवां है प्राइवेट सेक्टर, और आठवां है पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो पहला पहला जो शब्द है वो इस तरीके से आप एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं। पहला शब्द क्या होता है हमारे? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। देखो अपनी इकोनॉमिक्स में, जब मैंने शायद पहले तो इस वाले लेक्चर में तो नहीं बनाया, बट जीडीपी वाले लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी एक बार दोबारा बताता हूँ कि ये पूरा गांव है, ये पूरा गांव है। इस गांव में मैंने 100 घर माने थे। ठीक है, ए बी सी डी करके इसके 100 घर माने थे, और मैंने पहले एक ही घर की बात की। इस घर में हो सकता है कि टीवी रखी हो, इस घर में कूलर फ्रिज, इस घर में कोई व्यक्ति कुछ किसी भी जॉब में काम करता हो, टीचर हो सकता है, या हो सकता है किसी सरकारी जॉब में हो। तो यहाँ पे इस घर वालों के पास में पूरे के पूरे जितने रुपए हैं तो उस घर की फुल इनकम हो जाएगी, यानी उस घर का जीडीपी हो जाएगा। मैंने उसमें माना था कि ए का मान लिया मैंने 17 लाख। कितना मान लिया? 17 लाख। ऐसे ही मैंने बी का माना कि बी के घर में टीवी हो सकती है, टीवी की 5,000 कीमत हो, मोटरसाइकिल की कीमत हो, सब चीज़ों की सभी वस्तुओं की कीमत जोड़ने के बाद में इस घर की जीडीपी आ जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने 13 लाख मानी थी। ठीक है, इन दोनों का जोड़ने पे कितना हो रहा था? 30 लाख। और इस गांव में कितने घर बता रहा हूँ मैं? 100 घर बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एवरेज यहाँ से निकाल लिया कि दो घरों में 30 लाख हो रहे हैं, तो एक घर का 15 लाख का एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब अगर हमें गांव की जीडीपी ज्ञात करनी है, तो गांव की जीडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इस गांव का टोटल सकल घरेलू उत्पाद हर घर में जो संपत्ति है उसके योग के बराबर होगी। ठीक है, 15 लाख एक घर का बना है, तो इसमें 100 का गुणा कर दूंगा मैं 15 लाख में, तो 100 का गुणा कर दूंगा तो इतना हो जाएगा 1500 लाख। ठीक है, इसे अगर मैं करोड़ में चेंज कर दूं तो 15 करोड़। ठीक है, ये पूरे गांव की जीडीपी हो गई। अब इस गांव की जगह आप देश रख सकते हो। देश में कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, और उन सभी वस्तुओं के मूल्य को जोड़ देने पर उस देश का जीडीपी बन जाता है। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में एक स्पेशल जीडीपी का ही लेक्चर होगा, स्पेशल जीडीपी का लेक्चर होगा। इकोनॉमिक्स के 20 लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये बताने वाला था कि इस गांव में जो काम होंगे, जो लोग काम करेंगे, वो 3 तरीके के क्षेत्रों में काम करेंगे। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, और एक होता है तृतीयक यानी टर्सरी। जो टोटल जीडीपी आएगी वो उन तीनों से निकल के आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि भगवान के द्वारा जो खनिज संसाधन या भगवान के द्वारा जो वस्तुएं आपको दी गई हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक, जिनका मूल्य है, यानी नेचुरल रिसोर्स है जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, खेती करने में वो सिर्फ बीज डालता है, उसके बाद में काम कौन करता है? जमीन काम करती है, प्रकृति काम करती है, और उसमें से नई फसल उग के आती है। मनुष्य तो बाकी में काम नहीं कर रहा है ना, उसे तो बीज डाल दिया, उसके बाद में तो मनुष्य ने अपना काम छोड़ दिया, तो जमीन काम करेगी। तो वो किसका काम हो गया? एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, यानी प्राकृतिक प्रोडक्ट हो गया वो। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, करीब करीब 60% लोग। 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, 70-68% के आसपास में। तो उसमें से 60%, मतलब पूरी 100 अगर लोग हैं पूरे भारत में मान लें, तो 70% जो किस में काम करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। 70% नहीं, 60% जो करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब समझ में आया? नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल प्रोडक्ट, यानी प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक उत्पाद। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ भगवान की कृपा से जो जो चीज़ मिल रही है वो अपना प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। कृषि किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? पशुपालन किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? उसमें मनुष्य का कोई योगदान है? पशुपालन के जो दूध निकल रहा है उसमें कोई योगदान है क्या? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, पशु का योगदान है उसमें। ठीक है, मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? उस दूध का मूल्य है, फसल का मूल्य है। उसके बाद में माइनिंग, खाने हैं बहुत सारी, किसी खान में अगर जैसे कि लो आइस की खाने हैं, तो वो खाने प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, उनका मूल्य है उन खानों का, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएंगी? खाने प्राथमिक में। उसके अलावा मैं बात कर लूँ कि जंगलों में, फॉरेस्टों में बहुत सारे वन हैं,
उनकी कीमत तो होती है, हर पेड़ की कीमत होती है, तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। ऐसे ही मछली पालन वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये नॉर्मली अपना ये हो गया। और ये इस लेक्चर का नाम मैं अभी बता रहा हूँ कि वो जो पहले बताया पिछला वाला जो लेक्चर था उसका था एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, और इस लेक्चर का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो शुरुआत में कोई भी देश रहेगा उसमें टोटल का टोटल काम जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है। शुरुआत में मनुष्य जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर करता है, वो बाद में धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तब नए नए उत्पाद बनने लगते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? कृषि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पशुपालन, मछली पालन, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में यहाँ से जो उत्पाद निकल के आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, उस उत्पाद को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने गेहूं बोया, गेहूं निकला, और गेहूं कौन से क्षेत्र का उत्पादन हुआ? प्राथमिक क्षेत्र का। अब इस गेहूं को हम किसी कंपनी में ले जाते हैं, पार्ले जी वाली कंपनी में ले जाते हैं। पार्ले जी वाली कंपनी यहाँ पे बीच में प्रोसेसिंग करेगी, अपना कुछ रुपए लगाएगी, कुछ सामान लगाएगी। सामान लगाने के बाद में यहाँ पे इधर की साइड में इसमें क्या बना दिया? बिस्किट बना दिया, यानी नया उत्पाद बना दिया। गेहूं नहीं रहा, उसमें से क्या बन गया? नया उत्पाद बन गया। तो जहाँ पे भी उद्योग धंधे आपको दिख जाएंगे वो कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब हुआ दीज आर दी एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, यानी प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे रूप में बदला जा रहा है। और इन्हें द्वितीय क्षेत्र को और क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे बोलते हैं। उसके बाद में एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ मारुति सुजुकी कंपनियों में ही तो बनेगी, उद्योग धंधों में। ठीक है, उसके अलावा L&T नाम सुना है? L&T की ये बड़ी बड़ी आती है, अपनी गड्ढा खोदने के लिए आती है ना। हाँ, L&T वगैरह, JCB वगैरह मशीन आती है। टोयोटो का, रिलायंस वगैरह, टाटा, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी? अपनी औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगी, द्वितीय वाले क्षेत्र में, जिसमें कुछ ना कुछ नया उत्पाद बन रहा हो, एक से कन्वर्ट होकर दूसरे में जाके नया उत्पाद बन रहा होगा। इसमें भी उत्पाद बन रहा है लेकिन उसमें अपना मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ये प्रकृति बना रही है। इसमें जो उत्पाद बनेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाएगा, और बीच में कौन लग रहा है? मनुष्य अपना काम कर रहा है बीच में। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र इसे टर्सरी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में भगवान बना रहा है, जो भी उत्पाद बना रहा है। द्वितीय क्षेत्र में बीच में मनुष्य अपना योगदान दे रहा है और एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में कन्वर्ट कर रहा है, यानी नया उत्पाद बन रहा है, नहीं बन रहा है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। तृतीय क्षेत्र इन दोनों की सहायता करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गेहूं उत्पादन हुआ, गेहूं को कंपनी तक ले जाने के लिए ट्रक चाहिएगा, ट्रैक्टर चाहिएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन चाहिएगा। तो वो ट्रक वाला क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। कोई नई चीज बना रहा है क्या? नहीं बना रहा ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। इसका मतलब वो सर्विस कर रहा है, यानी सेवा दे रहा है। मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको उसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको वो शिक्षा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई नया उत्पाद बना रहा हूँ? नया उत्पाद तो नहीं बना रहा कि आपको दिख रहा हो कि कोई ऐसा नया उत्पाद बन रहा होगा शिक्षा से। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, आपकी सेवा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। डॉक्टर कोई नया उत्पाद बना रहा है क्या? बैंक में जाओगे आप, बैंक में आप रुपए जमा कराते हो, रुपए निकालते हो। कभी बैंक कभी नया नोट बनाता है कि खुद से कोई नया उत्पाद बनाता है? नहीं बनाता। वो क्या कर रहा है? बस इधर की उधर, उधर की उधर, यानी इन दोनों की सहायता करने के लिए ये तृतीय क्षेत्र बना है। इसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, ओनली सपोर्ट के लिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र है ना, इसकी सहायता के लिए तृतीय क्षेत्र बना हुआ है। इसके एग्जाम्पल एजुकेशन किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। डॉक्टर किस में आएगा? वकील कोई नया उत्पाद बनाता है? नहीं बनाता। IT सेक्टर यानी जो अपनी, हाँ, ये वेबसाइट वगैरह, गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे? फेसबुक कभी कोई नया उत्पाद बनाता है? एप्पल आएगा, वो सेकेंडरी में आएगा। एप्पल किस में आएगा? फेसबुक और गूगल किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी में। एप्पल क्या है कि नया फोन तो बना रहा है ना, गूगल कोई फोन थोड़ी बना रहा है। वैसे तो गूगल ने भी चला दिया है, नेक्सस करके अलग से बना दिया, लेकिन गूगल की जो वेबसाइट है वो तो सिर्फ सेवा कर रही है, कोई नया उत्पाद थोड़ी बना रही है। आप वेबसाइट पे जाके सर्च करो, उसकी एल्गोरिथम से वो सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कोई नया उत्पाद बन रहा है? नहीं बन रहा। तो गूगल किस क्षेत्र में आ जाएगा? फेसबुक। ठीक है, इन्फोसिस वगैरह, ऐसे इंडिया की IT इनेबल्ड सर्विस, बहुत सारी IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। तो इंडिया IT और ITES में बहुत आगे, यानी कौन सा क्षेत्र हुआ ये? सेवा क्षेत्र हुआ। इंडिया का ये बहुत आगे चल रहा है। इंडिया अपना क्या करता है? IT सेक्टर में बहुत आगे, यहाँ पे इंजीनियर बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लोग खुद के लिए काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर विदेशी लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु सुना है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, चेन्नई के बाद में अपना दिल्ली, दिल्ली में भी नोएडा वाला क्षेत्र, ये अपने IT हब हैं।
इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के हब हैं। यहाँ पे सभी विदेशी कंपनियों के, ज़्यादातर कंपनियों के बड़े बड़े कंपनी वो खुले हुए हैं, एक सेंटर खुले हुए हैं। और जैसे फेसबुक का, गूगल का, या तो बेंगलुरु में मिलेगा या अपना दिल्ली में मिलेगा। ये 4-5 जगह हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना जयपुर भी इस चीज़ में डेवलप हो रहा है। ये राजनीतिक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हैदराबाद आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्रियों ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आज के टाइम पे हैदराबाद बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और अपना जयपुर, ये अपनी आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। और आईटी में हमारा काम क्या है कि दूसरे लोगों को सप्लाई करना, सॉफ्टवेयर बनाना, विदेशी कंपनियों को देना, सॉफ्टवेयर बनाना, विदेशी कंपनियों को देना। कॉल सेंटर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कौन से क्षेत्र में आएगा? सेवा क्षेत्र में। कोई नया उत्पाद बना रहा है? नहीं बना रहा। तो ये अपना टर्सरी क्षेत्र का आ गया। अच्छा, नॉर्मली अपने गांव के लेवल के एग्जांपल में बात करता हूँ। अगर कोई बार्बर है, नाई है, वो कौन से क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। अगर कोई धोबी है तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। अगर कोई कुम्हार है, वो पोट्री बना रहा है, वो किस क्षेत्र में आएगा? सेकेंडरी में। उसमें क्या बन रहा है? नया उत्पाद बन रहा है। मिट्टी से नया उत्पाद बन रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके नया उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो वो सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। अच्छा, ये जो दुकानदार होते हैं, रिटेल वाले, लोकल दुकान, ये कौन से वाले क्षेत्र में आएंगे? ये सेवा कर रहे हैं, कोई नया उत्पाद तो नहीं बना रहे। ठीक है, ये केवल वहाँ से जो उत्पाद आ रहा है उसे बेचने का काम कर रहे हैं। अब बात आती है तीन चीज मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई। बाकी दोबारा से लेक्चर में दोबारा से ये सारी चीजें दोबारा से बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर। चौथा जो टर्मिनोलॉजी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र। भारत का एक, आप इस तरीके से आप याद रख लेना, 1585 और इसमें भी अपना 15% जो है वो संगठित क्षेत्र है और बाकी 85% जो है वो असंगठित क्षेत्र है। समझा देता हूँ। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसा जॉब, ऐसा क्षेत्र जिसमें नियमित वेतन मिले, जॉब की गारंटी रहे। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में फुल जो अपना क्या पेंशन मिलती है वो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब जॉब छोड़ दिया जाए। जॉब की सिक्योरिटी रहे, तो वो होता है संगठित क्षेत्र। आया समझ में कुछ? कोई व्यक्ति पुलिस में जॉब कर रहा है तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? यानी कोई भी सरकारी हो, वो कैसा हो गया? संगठित क्षेत्र। ये गारंटी देते हैं जॉब की, लंबे टर्म तक गारंटी देते हैं, हटा नहीं सकते। और जॉब खत्म होने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी देते हैं। तो इसमें नियमित होना चाहिए। अगला, पक्का नौकरी होनी चाहिए। जो कंपनी है या जो क्षेत्र है वो वहाँ का रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के पास में। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के पास में। उसके बाद में नियमों का पालन होना चाहिए। उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन होना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनका वो पालन करती है कंपनी। मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल, अब प्राइवेट का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जियो। ठीक है, जियो वाले भी रूल्स और रेगुलेशन का पालन करते हैं। अगर जियो में कोई काम कर रहा है तो उसे पक्की नौकरी का आश्वासन होता है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो संगठित हैं यानी ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो इंडिया में सिर्फ 15% के आसपास हैं। बाकी जितनी भी हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इसमें 2-3 चीज़ अब दोबारा से बोल देता हूँ। एक तो नियमित होता है, नौकरी पक्की होती है, रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास में, नियमों का पालन होता है, जॉब की निश्चितता होती है। अगला, समय के घंटे तय, काम करने के घंटे तय होते हैं कि सुबह 8 से शाम के 6 तक, सिर्फ सुबह 8 से शाम के 6 तक जो टाइम हो रहा है, जैसे 10 घंटे का टाइम हो रहा है तो 10 घंटे ही काम करेगा, उसके अलावा कोई ओवरलोड काम नहीं करेगा। तो ये कुछ सेक्टर में आ जाएगा। जैसे कोई अपना जियो में कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जियो की में या बैंक की किसी में, बैंक भले ही प्राइवेट हो सकती है, कंपनी वाले ही प्राइवेट हो। एप्पल में अगर कोई काम कर रहा है तो एप्पल में उसका अगर टाइम है सुबह 10 से शाम के 6-8 घंटे का टाइम है, तो वो 8 ही घंटे काम करेगा, 6 बजे ही वो वहाँ से छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में रहा? संगठित क्षेत्र में। और रिटायरमेंट के बाद में इसमें पेंशन वगैरह भी मिलती है। जैसे कि इंडियन रेलवे है अपना, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टोयोटो वगैरह, हुंडई वगैरह, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब की निश्चितता होती है। ठीक है, वो आगे और बात करेंगे। अपना इंडिया पोस्ट है, बहुत सारे अपने गवर्नमेंट जॉब जितने भी, रिलायंस, टाटा इंडकॉम, ये सारे किस में आ जाएंगे? अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड के बाद में। अनऑर्गेनाइज्ड, इससे मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में पूरी भारत की जनसंख्या का जितने भी काम करने वाले हैं उसमें से 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। यानी इसमें कोई जॉब की निश्चितता नहीं है। ठीक है, इसमें काम के घंटे तय नहीं है, इसमें रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी हटाया जा सकता है। और भारत के कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 85%। जैसे कि कोई व्यक्ति रिटेलर की दुकान है, वेतन फिक्स है क्या इसका? रिटेलर किसी ने दुकान खोली हुई है, ठेला खोला हुआ है, तो इसका वेतन फिक्स है क्या? नहीं, वेतन फिक्स नहीं है। जॉब की गारंटी है क्या? डेली बराबर इनकम होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में कुछ मिल रहा है क्या? अगर ये व्यक्ति छुट्टी ले लेता है, छुट्टी के दिन उन्हें रुपए मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले। अगर इसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो लीव मिलेंगी क्या? इसे नहीं मिल सकती। लीव मिलने का मतलब दुकान तो बंद करके जा सकता है, लेकिन जिस दिन दुकान बंद करेगा उस दिन उसका धंधा नहीं चलेगा, नहीं उसकी इनकम नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में काम करता है कोई, अगर प्राइवेट जॉब में, संगठित क्षेत्र वाले में काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले में, तो उसको
छुट्टी मिलेगी और उस छुट्टी में भी अगर कोई बीमार हो जाता है छुट्टी मिलेगी और छुट्टी में भी पेमेंट उसे मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड लीव होती है कि इतने दिन की आप मेडिकल लीव ले सकते हो, इतने दिन का आप पैटर्नल लीव, यानी अगर पिता बन जाते हो माता बन जाते हो तो 7-8 महीने ऐसे 7 या 8 सप्ताह की छुट्टी मिलती है लेडीज के लिए। तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बताओ किस में आएगा इन दोनों के हिसाब से बताओ, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज? अनऑर्गेनाइज। देखो वो अलग तरीका बता दिया मैंने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उन तीनों में से किस में आया था, एग्रीकल्चर प्राथमिक में आया था। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बताइए। अनऑर्गेनाइज में कोई अगर वेतन फिक्स है किसान की, कोई अगर वो वेतन फिक्स नहीं है, समय के वो काम के घंटे तय हैं क्या? नहीं है ना, काम के घंटे कोई तय नहीं है। उसके अलावा हाँ स्टेबिलिटी है नहीं, कभी भी बारिश आ गई, कभी भी ओलावृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा किराने में काम करने वाला अस्थायी है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल स्केल पे जो काम करने वाले होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे जो लेडीज काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, बुनकर वगैरह का, कुम्हार वगैरह, बार्बर वगैरह, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज में। तो मैंने बताया ना 85% कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं, 15% है सिर्फ ऑर्गेनाइज में। किसी भी देश के डेवलपमेंट की कंडीशन अगर निकालनी है तो बस ये देख लो, ये परसेंट अगर ज़्यादा है तो वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जल्दी से, फिर दोबारा से मैं इन पर वापस आऊँगा। अगला पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दो चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज समझ में आया। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट को बोलते हैं निजी, ठीक है। जियो की कंपनी है, सरकार की है क्या? जिस कंपनी में सरकार की 51% से ज़्यादा भागीदारी हो वो कौन सी हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर। BSNL किस क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा, सरकार की है ना। MTNL किस क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा, पब्लिक सेक्टर। थर्मल प्लांट कोटा का किस क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा, पब्लिक सेक्टर का। भेल का नाम सुना है कभी, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, पब्लिक सेक्टर का। अपने राजस्थान का जो बिजली विभाग अब तक जो चलता था वो कौन से क्षेत्र में था, पब्लिक सेक्टर में। अभी धीरे धीरे उसे प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी 51% से ज़्यादा अपना पब्लिक सेक्टर का ही हिस्सा है उसमें, यानी सार्वजनिक यानी सरकार का हिस्सा है। पब्लिक सेक्टर समझ में आया, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा हो 51% से, आगे समझ में। और अगर कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें एक पर्सनल एंटिटी की हिस्सेदारी ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर। जियो जैसे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, गूगल, उसके अलावा जितनी भी कार वगैरह जितनी भी बनती हैं, कोका कोला वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, ये सब किस क्षेत्र में आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, एक नए टॉपिक है, इसी के साथ में कंपैरिजन करके बताता हूँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के साथ में ही एक कंपैरिजन करके बताता हूँ। एक आता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, एक आता है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर में और पब्लिक लिमिटेड में अंतर होता है, ये समझना है तुम्हें। पब्लिक लिमिटेड का मतलब हुआ कि उसमें जनता की हिस्सेदारी है, जनता की हिस्सेदारी होना, तो वो क्या कहलाता है, जनता की हिस्सेदारी कैसे होगी, शेयर्स से। मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि कोई अगर कंपनी खोल रहा है, रिलायंस वाला अगर कंपनी खोल रहा है तो उस समय अगर 10 करोड़ रुपए लगाने हैं तो उसे 10 करोड़ रुपए के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये वो अपने तरफ से रुपए लगा ले 10 करोड़, दूसरा वो ब्याज पे ले ले, लोन ले ले, ठीक है, तीसरा डिवेंचर कर दे, या एक इंपॉर्टेंट बताया था कि शेयर, यानी सभी को हिस्सेदारी दे दे, यानी जनता को हिस्सेदारी दे दे। तो जो भी कंपनी जनता की हिस्सेदारी दे चुकी है, जिसका शेयर मार्केट में अपना शेयर बेच चुकी है, वो किस में आ जाएगी, अपनी पब्लिक लिमिटेड में। और प्राइवेट लिमिटेड यानी एक ही व्यक्ति का हाथ है उसमें, उसके अलावा किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो सरकार की हो के लिए, हो सकता है सरकार की, लेकिन एक व्यक्ति है, उसके अलावा जनता की हिस्सेदारी उसमें नहीं है। आगे मैं एग्जांपल में दोबारा से बताऊंगा। BSNL जो है वो पब्लिक सेक्टर है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है, नहीं आया समझ में, सिंगल गवर्नमेंट का हाथ है उसमें, इसमें जनता बीच में नहीं आ रही है, सरकार की है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है, आया समझ में। जियो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है लेकिन कैसी है, पब्लिक लिमिटेड, क्योंकि उसने शेयर जनता को बांटे हुए हैं, आया समझ में। टाटा कैसी है, प्राइवेट है लेकिन कौन से में आएगी, पब्लिक लिमिटेड। जिसने अपने जियो मतलब जितने अपने शेयर बांटे हुए हैं वो कुछ में आ जाएगी, पब्लिक लिमिटेड में। ऐसे ही एक दो कंपनी और बता देता हूँ, जैसे पेटीएम है, पेटीएम का नाम सुना ही होगा, ठीक है। पेटीएम ने अभी तक अपना कभी शेयर नहीं बांटे, ठीक है। इनिशियल ऑफरिंग बोलते हैं, PIO बोलते हैं उसे, IP बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अभी पेटीएम ने अभी तक अपना शेयर नहीं बांटा है, ठीक है। कुछ एक लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों में, लेकिन पब्लिक ने उसमें अभी रुपए नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर है और कैसी है, प्राइवेट लिमिटेड है।
दो चार पांच लोगों के हाथ में ही है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जनता के हाथ में इसकी कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ गई होंगी तुम्हें। ठीक है, अभी लेक्चर हम शुरू कर देते हैं। पूरा टर्मिनोलॉजी पूरी समझ में आ गई। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज यानी संगठित और असंगठित, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बताए थे। उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों बताए थे। इन दोनों में मैं अंतर भी बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी तो वही सारी 4 लेक्चर वही है, दोबारा से रिवाइज होगा इसमें। प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल में बोलता जा रहा हूँ, आप बताते जाना कि सही है क्या। कृषि प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में, क्या होता है? प्राकृतिक उत्पाद बनता है, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताते जा रहा हूँ। अगर कोई पशुपालन कर रहा है तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को नॉर्मली हम कृषि वाला क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी काम है वो अपने प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी भगवान जो बना रहा है वही। उसके बाद में खनन हो रहा है तो वो कौन सी, खनिज निकल रहे हैं तो वो कौन सी क्षेत्र में आ जाएगा? प्राइमरी में। उसके बाद में जंगलों में से वो पेड़ मिल रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में। अगर मछली उत्पादन हो रहा है तो प्राइमरी सेक्टर में। अगर दूध निकल के आ रहा है भैंस से तो प्राइमरी सेक्टर में। अगर पल्स यानी दालें बनाई जा रही हैं फसलों से तो प्राइमरी सेक्टर में। उसके अलावा बात करता हूँ कॉटन। कॉटन क्या बोलते हैं? कपास। ये एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट रखूंगा यहाँ पे, कपास वाला एग्जाम्पल, ये तुम्हें समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है। कपास, ठीक है, कपास को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। हाँ, कपास बोई जाती है। क्या? कपास में रुई जैसा कुछ धागा सा निकलता है, छोटा छोटा सा रुई जैसा निकलता है, फिर उसको कन्वर्ट करके फिर उसका धागा बनाया जाता है। फिर धागे के बाद में उसके कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन के कपड़े मिलते हैं, पैंट वगैरह कपड़े यूज करते हो तुम। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर तो आपकी समझ में आ गया। सेकेंडरी सेक्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ, उद्योग धंधों वाला। अगर कहीं पे कोई कंपनी लगी हुई है तो वो कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी वाली। अगर मैं पूछूँ रावत बाटा का जो अपना परमाणु संयंत्र है तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा? सेकेंडरी वाला यानी औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। थर्मल प्लांट है कोटा का, वो किस में आ जाएगा? जितनी भी कंपनियां लग रही हैं जहां पे एक उत्पाद प्राथमिक उत्पाद से द्वितीयक उत्पाद बन रहा है वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। अब एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी में एक चीज और आती है, उद्योग तो आते ही हैं, उद्योगों के साथ में कंस्ट्रक्शन को भी जोड़ा जाता है। कंस्ट्रक्शन यानी विनिर्माण, सुना है कभी विनिर्माण? विनिर्माण का मतलब क्या होता है? पुल वगैरह बनाना, कुछ नई चीजें बनाना, तो उसमें उत्पाद बनता है। भले ही एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ जोड़ के एकदम से उत्पाद बनाया जाता है। तो ये विनिर्माण को भी किस में शामिल किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति घर बनवा रहा है, हम जैसे घर बनवा रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा? घर का निर्माण करवा रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर में आ जाएगा? तो उद्योग धंधे और कंस्ट्रक्शन, उद्योग धंधे भी हैं और कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो भी किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। तो याद रख लेना है। ठीक है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में। अब मैं टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल बताता हूँ। शिक्षा किस में आएगी? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में आएगी। उसके अलावा कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, कोई नया उत्पाद बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। अगर कोई वकील कोई काम कर रहा है कोर्ट वगैरह में, कोई नया उत्पाद बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। उसके अलावा ये कंप्यूटरों पे बैठ बैठ के काम करने वाले वो किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में। बैंकों में काम करने वाले किस में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीयक की हेल्प करती है, उसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है उसमें प्राथमिक से द्वितीयक से लेकर तृतीयक वाला हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। इंडिया के साथ में इसमें गड़बड़ी हो गई। ढंग से डेवलप होना है, सही ढंग से डेवलप होना है, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि प्राथमिक क्षेत्र बड़ा होता है, कृषि वाला क्षेत्र बड़ा होता है। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय करीब करीब 85% जो हिस्सेदारी थी अपनी प्राथमिक क्षेत्र की थी। ठीक है, धीरे धीरे इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कमी आने लगी, द्वितीय क्षेत्र बढ़ने लगा। ठीक है, पहले प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा होता है, जैसे जैसे डेवलप होने लगता है द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाता है उस समय तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी उसमें बढ़ने लग जाती है। इंडिया के साथ में क्या हुआ कि इंडिया में ये वाला सेक्टर जो है द्वितीय क्षेत्र ये विकसित नहीं हो पाया, जिसका नुकसान दुनिया आज तक भुगत रहा है। इसका फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा ले गया? चाइना उठा ले गया। कैसे उठा के ले गया? कि चाइना में अपने इंडिया में जो एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हुआ था 99 में। यानी इंडिया ने पहली बार पूरे विश्व के लिए जो दरवाजे खोले थे वो कब खोले थे? 1991 में। जब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय मुख्य में अपने वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और अपने कॉमर्स मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ये तीन थे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले। ठीक है, तो भारत ने 1991 में अपने दरवाजे खोल दिए पूरे विश्व के लिए कि आप विश्व वाले लोग आइए और भारत में कंपनी खोल के भारत में नए नए उत्पाद बनाइए। उससे क्या होगा कि बाहर से रुपए आएगा, यहाँ कंपनी बनेगी तो वो रुपए लगाएंगे भी, कोई नया उत्पाद भी बन रहा है तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। बाकी अगर ये कंपनी में कोई चीज़ बन रही है तो यहाँ पे 10,000 लोगों को तो कम से कम ये रोजगार देगा ही ना। अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो 5,000 10,000 लोगों को रोजगार देने वाला है।
तो यहाँ से 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। इंडिया ने खोला था कब? 1991 में। चाइना इसको खोल चुका था 179 में, 1979 में, 1989 में। ठीक है, उसका जो मैंने आपको नेता बताया था, एक तो उनसे पहले थे जो थे वो थे माओ सेतुंग, और 179 में जो उस समय 1989 में डेंग जाओपिंग नाम से एक सेकंड जनरेशन वाले नेता थे चाइना के। तो उन्होंने माओ सेतुंग की जो नीति थी कम्युनिज्म वाली, उसे चेंज करके एक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्स शुरू कर दिया था उन्होंने। तो 1989 में उन्होंने चाइना के रास्ते खोल दिए थे, और विश्व के जितने भी लोग थे उन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं यूएसए का। अब यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में काम करने के लिए वहाँ पे फिक्स नियम बनाए हुए हैं यूएसए की सरकार ने कि 1 घंटे में कम से कम $5 तो देना ही है हर कंडीशन में कर्मचारी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर चाइना में ₹500 दिन में पूरे दिन के लिए मिल रहा है, और वहाँ पे अगर 10 घंटे का लगाता हूँ तो 50 का 50 से तो ये हो गया 2,500 के आसपास में, यानी ₹3,000 दिन के लिए अपने अमेरिका में एक व्यक्ति मिलता है। और चाइना में कितने के लिए मिल रहा है? ₹500 में। अगर एप्पल कोई नया उत्पाद बनाना चाहता है तो एप्पल क्या करेगा? एप्पल कंपनी कहाँ खोल देगा? चाइना में खोल देगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर कैसा मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिलने से फायदा किसको होने वाला है? कंपनी को फायदा होने वाला है। तो 1989 में 179 में, 1979 में, 1979 में जब चीन ने रास्ते खोले तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। और चाइना में बहुत सारी कंपनियां बन गई थी। आज के टाइम पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आप देखते हो, आपके पास में जितना आता है वो चाइनीज ही आता है। तो चाइना में पहले कृषि का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी, उसके बाद में जो हिस्सेदारी थी वो किसकी आ गई? आपको औद्योगिक क्षेत्रों की, यानी सेकेंडरी वाले क्षेत्र की हिस्सेदारी आ गई उसमें। तो चाइना इस क्षेत्र में डेवलप कर गया और विकसित हो गया। तो चाइना रोजगार देने में सक्षम हो गया अपनी जनसंख्या को। लेकिन भारत ने कब खोला है? 1989 में, और 1991 में, और 1991 में भी पूर्ण रूप से नहीं खोल पाया है भारत। ठीक है, पूर्ण रूप से यानी एक दो तीन सेक्टर होते हैं कि लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाए, भूमि सुधार कानून नहीं लेके आए, लेबर रिफॉर्म नहीं करके आ पाए। तो इसलिए 1991 के बाद में भारत ने डेवलप करना शुरू किया, लेकिन भारत का द्वितीय जो क्षेत्र है वो पीछे रह गया। चाइना का आगे निकल गया। तो चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका है। चाइना की जीडीपी मैं आपको बता चुका हूँ कंपैरिजन करके एक बार, कितनी है चाइना की जीडीपी? चाइना की जीडीपी जो है अपने $14 के आसपास बताई थी मैंने। भारत, चाइना की जीडीपी जो बताई थी 14 ट्रिलियन की बताई थी मैंने। तीनों का कंपैरिजन बताया था, एक बार जल्दी से और बता देता हूँ। भारत की जो जीडीपी है वो करीब करीब $3 ट्रिलियन के आसपास में है। चाइना की जो वो 14 ट्रिलियन के आसपास में है, और अमेरिका की करीब 20 ट्रिलियन के आसपास में है। ठीक है, तो 3 ट्रिलियन में एक प्राथमिक क्षेत्र होगा, एक द्वितीय क्षेत्र होगा। पूरी जीडीपी में यही 3 क्षेत्र बांट दिए मैंने। ठीक है, एक तृतीय क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या, और रुपए, रुपए यानी कितने पैसे आ रहे हैं उसकी संख्या। ठीक है, काम करने वाले प्राथमिक क्षेत्र में कितने? 60%। ठीक है, और कितने पैसे आ रहे हैं इस जीडीपी में? 3 ट्रिलियन में कितना हिस्सा आ रहा है प्राथमिक का? सिर्फ 14%। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र की कंडीशन कितनी खराब है। 60% लोगों के पास में सिर्फ ₹14 आ रहे हैं, यानी कृषि वगैरह और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें ₹14 आ रहे हैं। भारत का अगर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो जाता तो भारत भी बहुत आगे निकल जाता, यानी उद्योग धंधों वाला सेक्टर जो डेवलप हो जाता वो आगे निकल जाता भारत। लेकिन उसका फायदा कौन उठा चुका है पहले ही? चीन। भारत के पास में यहाँ पे 25 के आसपास में लोग काम करते हैं, और 25 के आसपास में ही यहाँ पे इनकी इनकम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में हिस्सेदारी चलती है, जितने लोग हैं उनको ठीक ठाक इनकम हो जाती है। कृषि में इनकम नहीं हो रही है। और अपना जो तृतीय क्षेत्र है इसमें बचे हुए करीब करीब 15% लोग बचे, और इनकी जो इनकम हो रही है वो अपनी कितनी हो रही है? 61% हो रही है। 61% हो रही है। तो इनके पास में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में कुछ? भारत का तृतीय क्षेत्र आगे निकल गया है। लोग कम काम कर रहे हैं लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, लोग अगर ज़्यादा काम करते हैं तृतीय क्षेत्र में तो फिर तो बात ही अलग थी। ठीक है, अमेरिका में भी क्या होगा? अमेरिका में प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो 1% के आसपास में है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो करीब 30% के आसपास में है, और तृतीय क्षेत्र ले जाता है 79%। तृतीय क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं, उन्होंने जो मजदूरी का काम था वो कहाँ भेज दिया? चाइना में भेज दिया। यानी जो वर्किंग का काम था वो कहाँ भेज दिया? चाइना में। खुद क्या करते हैं? तृतीय यानी सेवा वाला काम करते हैं। एप्पल क्या करता है? एप्पल की जो मेन कंपनी है वो कहाँ पे? अमेरिका में, यूएसए में सिलिकॉन वैली है। कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली है। ठीक है, वहाँ पे सिलिकॉन वैली पूरे विश्व में फेमस है आईटी क्षेत्र के लिए। गूगल का अगर वही हेड क्वार्टर है तो वहाँ पे फेसबुक का है, एप्पल का है, सब बड़ी बड़ी कंपनियों का सिलिकॉन वैली यहाँ पे इधर की साइड में है। ठीक है, इधर नहीं, इधर की साइड में न्यूयॉर्क वगैरह है, यहाँ पे सिलिकॉन वैली है अमेरिका की साइड में। तो अमेरिका ने 1979 में जब चीन ने दरवाजे खोले
तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो कहाँ भेजती है, सब चाइना में। तो चाइना में आज के समय पे 10% के आसपास अपना खेती में से आता है उनका जीडीपी का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में 45% हिस्सा आता है वो अपना सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योगों से आता है। उसके बाद में 45% जो आता है वो अपना तृतीय क्षेत्र में। तो इनका ये बैलेंस है, इसलिए जब चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमसे। अगर इंडिया इस क्षेत्र में आगे निकल जाता तो इंडिया भी बहुत आगे अच्छी कंडीशन में होता। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम है क्या, कास्टेज वाली बहुत प्रॉब्लम है। इसे मैं आगे कभी जीडीपी वाले लेक्चर में ही समझाऊंगा। बस इतना समझ लो, अब नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो चलाया था वो इसीलिए चलाया था, कम एंड मेक इन इंडिया, आओ और भारत में बनाओ। ये चीन में जा रहे हो, चीन वगैरह छोड़ के आओ भारत में बनाओ, यहाँ सब कुछ आपको सस्ते में मिलेगा, जमीन सस्ते में मिलेगी, लेबर सस्ते में मिलेगी, आप तो कंपनी खोलो, रोजगार दो भारतीय लोगों को और प्रोडक्ट बनाओ। मेक इन इंडिया, कम एंड मेक इन इंडिया। चीन में कंपनी लगाने का क्या नुकसान हुआ, कुछ नुकसान बता सकते हो आप? चीन ने सबका कॉपी कर लिया। अगर चाइना में एप्पल जो है अमेरिका से अपना डिजाइन करता है, अमेरिका से ही ऑपरेट करता है सारा सारा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ बनाने के लिए बेचता है चीन में, तो ठीक है, बनाने का नहीं, असेंबल करने के लिए बेचता है। बाकी बेचता कहाँ से है, सब कुछ अमेरिका से ही बेचता है। वो डिजाइन भी कहाँ से करता है, वो अमेरिका से ही करता है। कंपनी भी कहाँ पे है उसकी, यहाँ पे। तो उसने उद्योग धंधा खोला हुआ है, बस एक पूरी कंपनी बना दी, उसमें 10,000 लोगों को काम में लगा दिया सस्ते दामों पर, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे सीधा कहाँ ले जाएगा, अमेरिका। अमेरिका से पूरे विश्व में बेचेगा, चाइना से कभी नहीं बेचा जाता एप्पल का प्रोडक्ट। बनता पूरा पूरा कहाँ पे, चाइना में बन रहा है। बेचा कहाँ से जा रहा है, अमेरिका से। मुनाफा कौन कमाएगा, अमेरिका कमाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ लेबर वगैरह और जो उनको रोजगार मिल रहा है उनको दिया जाता है। इसका नुकसान क्या हुआ कि जैसे एप्पल ने यहाँ पे अपना पूरा खोल दिया, अपना कंपनी खोल दी, तो जो लोग काम करने वाले हैं वो सीख गए कि इसमें क्या डिजाइन है। सीखने के बाद में जब वो अपना छोड़ते हैं जॉब, तो उन्होंने अपना अलग से एप्पल खोल दिया, ठीक है, यानी कॉपी करके उधर की साइड में क्लोन बना दिया। तो चाइना में टेक्नोलॉजी के क्लोन बहुत ज़्यादा हो गए। चाइना ने खुद का दिमाग नहीं लगाया उसमें, खुद का दिमाग नहीं है, दिमाग कहाँ का है, अमेरिका का। सिर्फ और सिर्फ क्या किया उन्होंने, कॉपी करने का काम किया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपना इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो कौन से सेक्टर में करते हैं, उसके बाद में कौन से सेक्टर में करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। और सबसे कम कहाँ पे करते हैं, सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ पे कमाया जा रहा है, सेवा क्षेत्र में कमाया जा रहा है। लेकिन लोग कितने हैं, बहुत कम है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ऑटो रिक्शा वाला किस क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। चाय वाला किस क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में ही आएगा, सेवा में ही आएगा, वो सेवा कर रहा है। ऐसा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, वो सर्विस ही दे रहा है, चाय वाला भी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला था तृतीय के बाद में ऑर्गेनाइज सेक्टर को और अच्छे ढंग से डिफाइन करने वाला था। तो इंडियन रेलवे किस में आ जाएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके बाद दोबारा बोल देता हूँ क्या क्या इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, यानी जो अपना लोग काम करेंगे उनके लिए फिक्स नियम बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको एश्योर्ड वर्क है, यानी कार्य जो मिलेगा उसकी सुनिश्चितता है कि काम आपको मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद में ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद फिक्स घंटे होते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। मैं बता भी चुका हूँ उसमें की टर्म्स में, लेकिन अभी दोबारा से मैं बोल देता हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फिक्स घंटे नहीं होते, किसान के लिए कोई घंटे का टाइम फिक्स नहीं है, रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है। उसके बाद में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी नौकरी छोड़ी जा सकती है, ठीक है, छोड़ सकता है अगर। और इसमें अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक शब्द आते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। हमें कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। कॉटन वाला जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था उसे एक बार दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे कॉटन है, कॉटन यानी कपास, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में होगा, प्राथमिक क्षेत्र में होगा। अब इस कपास से आगे यहाँ पर जाने पर कपड़ा बना दिया, ठीक है, कपड़ा बनेगा ना, कॉटन के कपड़े बनते हैं ना, पैंट बना दिया, शर्ट बना दिया, कपड़ा बना दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ा बनाया अभी। तो ये कौन से सेक्टर का होगा कपड़ा बनाना, यानी द्वितीय क्षेत्र का। कपास कौन से क्षेत्र का हुआ, कपड़ा कौन से क्षेत्र का हुआ। अब इसे यहाँ रिटेलर की दुकान पे पहुंचा दिया गया कपड़े को, यानी दुकानदार के पास में पहुंचा दिया। रिटेलर कौन सा काम कर रहा है, सेवा क्षेत्र का काम कर रहा है। अगर किसी भी देश की जीडीपी जब गिनी जाती है तो उसमें इस यहाँ से लेके पूरे जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उनकी अंतिम वैल्यू गिनी जाती है। अंतिम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कपास तो पड़ रहा है 100 रुपये का, ठीक है, बीच में यहाँ पे 100 रुपये लगाए तो कपड़े की कीमत क्या हो गई, 200 रुपये। उसमें फिर कपड़े में से थोड़ा सा आगे रिटेलर ने 100 रुपये बीच में कमा लिए या 50 रुपये कमा लिए, 100 रुपये मान लिए, तो यहाँ पे फाइनल कीमत क्या बोली जा रही है उसकी, 300 रुपये। तो जब देश की जीडीपी संभाली जाएगी ना, जब जीडीपी की गणना की जाएगी तो उसमें सिर्फ 300 रुपये को संभाला जाएगा, ठीक है। इन 100 और 200 को नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि ये 300 में ये दोनों पहले ही शामिल हो चुके हैं, हुए नहीं हुए। तो देश की जीडीपी में अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। तो ये कॉटन वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। मिट्टी से क्या बनाया जा सकता है सेकेंडरी का उपयोग करके, एक तो कुम्हार कर ही रहा है,
उसके अलावा ईंटें बनाई जाती हैं, ईंटें भी मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो ईंटें किसका एग्जाम्पल हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए आयरन ओर है, लो एस्क है, लो एस्क से अपना स्टील बनाया जा रहा है, स्टील का सरिया बनाया जा रहा है, तो स्टील कौन सी क्षेत्र का हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का। स्टील किसका हो गया? और लो एस्क जो खानों से निकल रहा है वो कौन सा हो गया? प्राथमिक का, वो खानों से निकल रहा है। अब उसे लो को चेंज करके स्टील में बना दिया है तो कौन सा हो गया? द्वितीय क्षेत्र का। एटीएम किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? सेवा क्षेत्र का। इंश्योरेंस कंपनी, LIC वगैरह। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, ब्यूटी सैलून, इनमें कोई नया उत्पाद बनता है? नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शंस किस सेक्टर में आएगा? अच्छा, एक बात करते हैं अभी, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किस सेक्टर में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। स्कूल कौन से सेक्टर में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल जब बनाया जाएगा ना, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? द्वितीय क्षेत्र होगा। वो कंस्ट्रक्शन हुआ हॉस्पिटल का। अब उसमें सेवाएं दी जा रही हैं, वो किस में आ जाएंगी? तृतीय क्षेत्र में। अगर स्कूल है, शिक्षा दी जा रही है, तो वो कौन से क्षेत्र में आ गया? तृतीय क्षेत्र में आ गया। लेकिन अब जब शुरुआत में स्कूल बनाया गया होगा तो वो किस में होगा? द्वितीय क्षेत्र में, वो कंस्ट्रक्शन था। और एग्जाम्पल बता देता हूँ, बैंकिंग किसके एग्जाम्पल होंगी? इंटरनेट कैफे किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन किसका एग्जाम्पल होगा? आपके पास में जियो का मोबाइल है, आइडिया की सिम है, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? इनमें कोई नया उत्पाद बन रहा है? सिर्फ आपको सेवाएं दे रही हैं, यहाँ से वहां तक की आपकी बात हो रही है। उत्पाद कब बना होगा? जब उन्होंने कुछ उसमें इन्वेस्ट किया होगा पहले, उस समय उनका उत्पाद बन चुका है। अब तो वो सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं, अभी सिर्फ मैनेज करने का काम कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है ये बड़े बड़े गोदाम जो होते हैं, ये कौन से सेक्टर में आएंगे? वेयर हाउस का बनाना सेकेंडरी में, और वेयर हाउस में जो काम हो रहा है, यानी उसमें गोदाम में रखा जा रहा है सामान ही रखा जा रहा है, उसमें कोई नई चीज नहीं बना रही, तो वो तृतीय क्षेत्र में आ गए। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया वो तृतीय क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए, होलसेल स्टोर और रिटेल स्टोर किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में आएंगे। कॉल सेंटर, और एग्जांपल बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट किसका एग्जांपल होगा? विप्रो, गूगल, सेवा क्षेत्र का ही एग्जांपल होगा, ठीक है। और जीडीपी की जो मैंने बात की थी, आगे लेक्चर आएगा, तो जीडीपी में फाइनल वैल्यू उसकी गिनी जाती है, फाइनल वैल्यू गिनी जाती है। अपना कॉटन का एग्जांपल मैं बता चुका हूँ। कॉटन शुरुआत में तो अपना प्राथमिक क्षेत्र है, उसे क्लॉथ में कन्वर्ट किया गया, वो द्वितीय क्षेत्र। क्लॉथ में से शर्ट में कन्वर्ट करके उसे फिर रिटेल स्टोर पर पहुंचा दिया गया, तो रिटेल वाले का कौन सा काम हुआ? तृतीय क्षेत्र। और एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपने गेहूं वाला, ठीक है। गेहूं किसका एग्जाम्पल हुआ? उसके बाद में बिस्कुट किसका एग्जाम्पल हुआ? द्वितीय क्षेत्र का। उसके बाद में अपना दुकानदार किसका एग्जाम्पल हुआ? तृतीय क्षेत्र का हुआ। फाइनल बिस्कुट जो हो रहा है वो तृतीय क्षेत्र का हो रहा है। अच्छा, ये इनकम बहुत ज़्यादा होती है इनकी, द्वितीय क्षेत्र वालों की बहुत ज़्यादा इनकम होती है, बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है द्वितीय। एप्पल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एप्पल का जो मेन जो काम होता है, वो डिजाइनिंग का जो काम होता है, वो USA में होता है। यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ USA में या सिलिकॉन वैली में एप्पल की जैसी कंपनी है। तो एप्पल जो मेन काम करता है वो डिजाइनिंग का काम करता है। सिर्फ डिजाइन करता है कि एप्पल का जो अपना X वाला फ़ोन है, अब मुझे X की जगह 11 लेके आना है। X नहीं 10 होता है, वैसे तो X बोलने लग गए। एप्पल 10 है, अब मुझे X11 लेके आना है। तो अब 11 में क्या क्या अपडेट करना चाहिए, कि कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, कि कौन सी नई फीचर्स लेने चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? अपना सिलिकॉन वैली अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। फाइनल में यहाँ की कंपनी जो है वो डिसाइड करके एक प्रोडक्ट बता देगी कि आप ऐसा डिजाइन बनाना है, इसमें ये सॉफ्टवेयर डालना है, इसमें ये लेंस डालना है, इसमें ये कीपैड डालना है, इसमें ये टच स्क्रीन डालना है, ठीक है। ये यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद में पूरा सामान कहाँ से आएगा? चाइना में खरीद के कहीं से भी लेके आए कंपनी, चाइना में पहुंचा देगी उसी सामान को, ठीक है। अपने यहाँ से नहीं जा रहा है अमेरिका से, सामान भी वहीं से लिया जाता है चाइना की अलग अलग उत्पादों में। एप्पल में 40% से ज़्यादा सामान जो होता है वो सैमसंग की कंपनी का होता है। एप्पल का कैमरा सैमसंग का होता है, ठीक है, एप्पल का खुद का नहीं होता। तो एप्पल यहाँ पे असेंबल करवाता है, उसके बाद सारा का सारा माल कहाँ पहुँच गया? अमेरिका में। फिर अमेरिका से वो बेचता है। बेचना कौन से काम सेक्टर में आएगा? सेवा क्षेत्र में आएगा। एप्पल का एक मोबाइल बनाने में, जैसे एप्पल का 10 है, उसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का खर्चा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। और एप्पल उसे बेचता कितने में? 80 में बेच रहा है अभी, 80,000 में बेच रहा है। बीच में कितना मुनाफा हुआ? बीच में मुनाफा हो गया 65,000 का। एक ही फ़ोन पे इतना मुनाफा हो रहा है। ये ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है ये, ठीक है। तो ये फेसबुक वगैरह इसकी कोई तुलना नहीं कर पाते मुनाफे के मामले में। और ये इसका मुनाफा इस चीज़ किस चीज़ का है? ये बस इस चीज़ का मुनाफा है, इस चीज़ का मुनाफा है। मैं बना नहीं पाया हूँ ऐसे, ये इसका मुनाफा है बस। आया समझ में? सिर्फ इसका मुनाफा है। पीछे मॉल लगती है ना, उसका मुनाफा है बस, ब्रांड का मुनाफा है। बाकी तो 15,000 में बना है। 15,000 के ही वही प्रोडक्ट
MI बना के बेचता है, सैमसंग बना के बेचता है तो 20,000 में बेचना पड़ेगा, 25,000 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एप्पल अगर पीछे मोहर लगा देता है तो एप्पल पे लोग आंख बीच के विश्वास करते हैं। वो 80,000 की जगह 1 लाख भी मांगेगा तो 1 लाख भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो ब्रांड की वैल्यू होती है, ब्रांड की भी वैल्यू होती है। सलमान खान भले ही एक्टिंग नहीं आती हो, लेकिन वो पिक्चर में काम करेगा तो उसकी पिक्चर को देखने के लिए, भले ही पिक्चर घटिया हो, ऑटोमेटिक लोग खींचे चले आएंगे उस चीज़ को देखने के लिए। तो ब्रांड की वैल्यू है, सलमान खान एक ब्रांड है तो ब्रांड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसमें आपको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ में आ गए होंगे, और वो लास्ट में जो मैंने बताया था पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंडिया में कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? 85%, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके लिए भारत सरकार ने 3-4 योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बनाई हुई है, जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसमें बीमा मिलेगा सभी को, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों के लिए। बाकी तो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो कंपनी बीमा पहले ही बना देती है खुद से, ठीक है, वो पेंशन की भी निर्धारण कर लेती है। लेकिन अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बनाया गया है। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री की अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। तो उसमें अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई व्यक्ति है तो अपनी जो इनकम है उसमें से छोटे छोटे रुपए काट सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी तो यही होता है, रुपए कटते हैं तभी तो पेंशन मिलती है। पेंशन ऐसे थोड़ी मिल जाती है सर, उनके रुपए का ब्याज वगैरह लगा के बाद में देती है। तो उसमें ये है कि अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, इनका अपना स्कीम्स वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा दोबारा से रिवाइज करके आपको बोल देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। कुछ तो सेक्टर पढ़े थे, 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अपना खेती कौन सा एग्जाम्पल हुआ? भगवान के उत्पाद किस में आ जाएंगे एक तरीके से? अगर प्राथमिक से द्वितीय कुछ नया उत्पाद बना दिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? और इन दोनों की सहायता के लिए कौन सा सेक्टर बनाया गया? उसका दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। उसके बाद में मैंने बात की संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में। संगठित यानी जिसमें सारे नियम फिक्स हों, समय घंटे वगैरह फिक्स हों, ठीक है, वो संगठित होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड यानी जिसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर की बात की थी। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी बताई थी। पब्लिक लिमिटेड यानी जनता की हिस्सेदारी, पब्लिक लिमिटेड यानी जनता की हिस्सेदारी। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की हिस्सेदारी। हो सकता है कि जैसे BSNL है, BSNL पब्लिक सेक्टर की है लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें एक ही व्यक्ति की हिस्सेदारी है और वो एक व्यक्ति कौन है? सरकार। आगे समझ में? और जियो वाला एग्जांपल, जियो कैसी है? प्राइवेट सेक्टर की है लेकिन उसमें जनता की हिस्सेदारी है, तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, बंद की।